तो कैसे हो बच्चों लोगों। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं बेटा। हिंदी का सीरीज है, मैं पूरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना। ह्यूमन फ्यूजो, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फ्यूजो, भी प्लांट में भी जाएंगे। पहले पूरा ह्यूमन ह्यूमन पढ़ लेते हैं, देन फिर हम लोग प्लांट में भी जाएंगे, ध्यान रखना। तो आज हमारा चैप्टर है बेटा अध्याय 18। अध्याय 18 में हम लोग पढ़ते हैं शरीर द्रव्य और परिसंचरण तंत्र। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं की ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग एक सेल है तो एक सेल में जितनी भी ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए तो वो सारा का सारा बह के कहाँ से आएगा बेटा, रक्त वाहिनियों से आएगा। और रक्त वाहिनी कहाँ लेके जाएंगे, ऊतकों तक लेके जाएंगे उनको। ठीक है, तो अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य, उनको अगर प्रॉपर काम करना है, सुचारू कार्य हेतु अवशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन होना चाहिए। ओबीसी सी बात है बेटा कि हमारी बॉडी में अगर हमारे पास हम लोग खाना खाते हैं तो जो पाचन तंत्र के द्वारा हमको क्या मिलता है बेटा, पोषक तत्व मिलते हैं। जब पाचन तंत्र के द्वारा हम लोग पोषक तत्व मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तत्व हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। बट हमारी बॉडी में पोषक तत्व के अलावा क्या भी जाते हैं, अपशिष्ट भी तो जाते हैं बेटा। अपशिष्ट भी तो बनेंगे, कोई चीज़ जब डाली जाएगी तो उसका यूज़ भी होगा, उससे प्रोडक्ट भी तो बनेगा। हमको जो प्रोडक्ट निकलेगा, हमारा जो अपशिष्ट निकलेगा, वो तो हमारी बॉडी के लिए डेंजर होगा। अब वो डेंजर है तो उसको हमको बॉडी से निकालना पड़ेगा। जैसे CO2 हो गया, जैसे हमारे बॉडी में क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है हमारी बॉडी में। और क्या बनता है, यूरिया बनता है बेटा। ये हमारी बॉडी में और क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है हमारी बॉडी में। और क्या बनता है, पोटेशियम बनता है। तो इनको हम लोग को बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा हमको, हम लोग इसको रख नहीं सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शरीर में कोई द्रव्य जो कि बहुत जरूरी रहता है हमारी बॉडी के लिए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। का लगातार निष्कासन आवश्यक है, अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना भी आवश्यक है। रेगुलर चलना चाहिए बेटा, नहीं होगा प्रॉब्लम होगी। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित होते हैं। बहुत सारे तरीके क्या होते हैं, विकसित होते हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज, ध्यान रखना, सिलेंटेट याद रखना, बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण करते हैं। मतलब एक्सटर्नल सर्कुलेशन अगर बात करूं मैं तो जो मिलता है, किसमें मिलता है बेटा हमको, एक मिलता है स्पॉन्ज में और एक मिलता है सिलेंटेटा में। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाहर वाला ये स्पंज में बाहर से अपने, ये ध्यान रखना इसको। पानी का संचरण गुहाओं में करते हैं। अब तुम्हारे पास, अब गुहाओं में करते हैं। अब बोलोगे सर ये गुहा क्या होती है? गुहा मतलब होती है एक चीज़ पर बोलूँ या कैविटी बोलूँ। अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज में जो हमको मिलता है वो मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। तो वाटर की नलिका, वाटर पानी नलिका होती है, ध्यान रखना। और वो गुजरती कहाँ से बेटा, वो जाती है ऑस्टिया। ऑस्टिया के बाद ध्यान रखना स्पॉन्जोसील गुहा, स्पॉन्जोसील गुहा, और लास्ट में निकलता है ऑस्क्यूलम से। इसको हम लोग वाटर कैनाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने तुमको बता दिया ये वाला नहीं। आगे चलो बेटा, हमारे पास ऐसे ही क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, एक्सटर्नल वाला होता है। अब जिससे कोशिकाओं द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल होता है। एक अन्य शरीर द्रव्य लसिका, ध्यान रखना, एक तो रक्त होता है, एक और तो हमारे पास लसिका होता है। रक्त को ब्लड बोलते हैं और लसिका को लिम्फ बोलते हैं। तो कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। तो इस अध्याय में हम रुधिर मतलब क्या बेटा, ब्लड, और लसिका मतलब हम लोग क्या, ऊतक द्रव्य, लिम्फ,
कि संगठन संगठन मतलब पूरा कंपोजिशन और एवं उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को समझाया गया है। ठीक है, हमारे पास रुधिर क्या होता है? रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ऊतक है, अब कौन सा बेटा ध्यान रखना, ये फॉल्स वाला, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स ऊतक है, क्योंकि इसमें फाइब्रोन फाइब्रस टिश्यू मिलते, फाइब्रस प्रोटीन मिलते हैं, ध्यान रखना, जिसमें द्रव्य अधात्री मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं प्राप्त होती हैं। हम लोग ओबियस सी बात है, हमारे पास इसमें मैट्रिक्स भी होगा, इसमें प्लाज्मा लिखा, प्लाज्मा भी होगा, और इसमें क्या होगा, हमारे पास संरचनाएं भी होगी। तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो रुधिर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान रखना। एक तुम्हारे पास आता है प्लाज्मा, और हमारे पास आता है दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब अन्य संगठित संरचना में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं, और प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। प्रद्रव्य मतलब तुम्हारे पास जो प्लाज्मा होता है किस कलर का होता है बेटा, एक पॉइंट याद रखना, डायरेक्टली पूछता है किस कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, हल्के पीले। जो रक्त के आयतन का लगभग कितने परसेंट होता है? 55%। कितने परसेंट होता है बेटा, ध्यान रखना, ये कितने परसेंट होता है? 55%। और ये वाला जो होता है ये 45% होता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले के बारे में कि प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या मिलता है। ध्यान रखना, प्रद्रव्य में 90 to 92% तुम्हारे पास क्या मिलता है? जल मिलता है। कितने परसेंट? 90 से 92% क्या मिलता है? जल मिलता है। 6 से 8% प्रोटीन मिलता है। कितने प्रतिशत बेटा? 6 से 8%। जिस प्रतिशत में हमारे पास क्या होता है? फाइब्रिनोजन, है ना। फिर तुम्हारे पास ग्लोबुलिन लिखा है, फिर तुम्हारे पास एल्ब्यूमिन लिखा है। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना, 3 प्रोटीन। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। अब मैं तुमको ग्लोबुलिन के बारे में बताऊंगा, एल्ब्यूमिन के बारे में बताऊंगा और फाइब्रिनोजन के बारे में बताऊंगा। इज इट क्लियर? अब फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन क्या क्या करता है, ध्यान रखना। फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन वो होता है जब तुमको तुम्हारे हाथ में कट लग जाए बेटा, तो कट लग जाने पे ब्लड जो बहता है, इस ब्लड को क्लॉट कर देने वाला तुम्हारे पास कौन होता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है ना। थक्का जमा देता है, रक्त का थक्का, और स्कंदन में रक्त का थक्का या स्कंदन जो इसको क्लॉट कर देता है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब तुम्हारे पास क्या बेटा? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र। और एल्बुमिन का उपयोग परासरण तंत्र मतलब तुम्हारे पास ध्यान रखना एक चीज ये है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो कहाँ आता है बेटा? किडनी में आता है। कहाँ आता है? किडनी में आता है। अब यहाँ मेरी बात जरा ध्यान सुनना। प्रतिरक्षा तंत्र, अगर प्रतिरक्षा के तंत्र की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो शो करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, और ये होती इम्यूनोग्लोबिन्स। ये इम्यूनोग्लोबिन्स एक टाइप का नहीं होता, इम्यूनोग्लोबिन्स एम, इम्यूनोग्लोबिन्स ए, इम्यूनोग्लोबिन्स आईजीजी, एक और हमारे पास होता है आईजीडी होता है, और हमारे पास लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है आईजीई। तो आईजीई काम करता है एलर्जी के लिए बेटा, आईजीजी काम करता है प्लेसेंटा क्रॉस करने के लिए, आईजीए काम करता है तुम्हारे ब्रेस्ट में मिलता है। ब्रेस्ट मतलब क्या? जो ब्रेस्ट से निकलने वाला मिल्क होता है उसमें रहता है तुम्हारे पास। ठीक है ना। और आईजीएम जो रहता है ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है आईजीएम। तो हमारे पास दो जो होते हैं बेसिकली 5 इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। एक हमारे पास आईजीएम, एक हमारे पास आईजीए, दूसरा है आईजीजी, चौथा है आईजीडी, पांचवा है आईजीई। ये आईजीएम, आईजीए, आईजीजी, ये 4 तुमको याद रखने। कौन से याद रखने तुमको? सिर्फ 4। इम्यूनोग्लोबिन्स ए, ठीक है, एम, ठीक है, ई, ठीक है, और जी याद रखना, और कुछ भी याद रखना नहीं है। अब चलो, अब हमारे पास प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है हमारे पास बेटा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट और क्लोराइड, ये भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज
अमीनो अम्ल और लिपिड भी प्लाज्मा में मिलते हैं। और क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी मिलता है। ध्यान रखना, तुमको पूछेगा कि हमारे प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है, तो हमारे प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन्स मिलते हैं। एक तो प्रतिरक्षा तंत्र वाला प्रोटीन मिलता है, एक तो एल्ब्यूमिन मिलता है जो कि प्रासरणी दाब को कम करता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है? फाइब्रिनोजन मिलता है जो कि रक्त के थक्का बनाने वाला भी मिलता है, स्कंदन करने वाला भी मिलता है। तो ये तीन चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त का स्कंदन, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, और तुम्हारे पास परासरणी तंत्र संतुलन। प्लाज्मा में और हमारे पास क्या रहता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्लोराइड भी पाया जाता है। शरीर की संक्रमण की अवस्था में हमारे पास क्या होता है होने के कारण? ध्यान रखना, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स और लिपिड भी मिलते हैं, फैट भी मिलते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनना अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय दशा में रहते हैं। ओबियस सी बात है कि ये प्रोसीजर तभी चलती है जब ये एक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये अपने पूरे प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा की। ध्यान रखना, अब इसमें निकला बिना थक्का और स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं। अगर हम लोग बात करें किससे बेटा? अगर मैं ब्लड क्लॉट से, ब्लड से मैं क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर दूं? माइनस कर दूं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर दूं बेटा? माइनस कर दूं, तो मेरे को मिलता है सीरम। क्या मिल जाता है मेरे को? सीरम मिल जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा से मैं क्या कर दूं बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दूं तो मेरे को सीरम मिल जाता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा से मैं क्या करता हूं? अगर मैं थक्का बनने वाले फैक्टर्स को माइनस कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है क्या बेटा? सीरम मिल जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ हम लोग क्या देखते हैं? आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि संगठित पदार्थ हमारे पास क्या क्या होता है। अगर जाओगे तो तुम्हारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट में तो तुम्हारे पास सारी सेल्स में थी। लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, ये संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं, और ये रक्त के लगभग लगभग 45% भाग में बनाते हैं। कितने परसेंट में भाग बनाते हैं बेटा? 45%। हमने बोला था हमारे पास जो 55% था वो क्या था? हमारे पास प्लाज्मा था, प्लेज्मा, और हमारे पास जो था 45 वो हमारे पास संगठित पदार्थ था। संगठित पदार्थ में हमारे पास क्या क्या, ये भी ध्यान से क्वेश्चन पूछ लेगा तुमको, क्या क्या मिलता है? हमारे पास आरबीसी, लाल रक्त, लाल रुधिर कणिका, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, व्हाइट डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये बनाते हैं 45%। अब एरिथ्रोसाइट, रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्याओं से अधिक होती है। हमारे पास ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग लगभग 50 से लगभग कणिकाएं 50 से 50 लाख प्रति घन, 5 to 5.5 मिलियन यहाँ पर लिखा है, देखो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त कणिकाएं, 50 से, है ना, तब 55 मिलियन प्रति घन, 5.5 बाह्य अवस्था में लाल रुधिर कणिका में लाल अस्थि मज्जा में बनती, मतलब बोन मैरो में क्या होता है? ध्यान रखना, इनका प्रोडक्शन होता है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता। हमारे पास दो चीज़ें जो आरबीसी होती है, आरबीसी दो टाइप, एक तो इमेच्योर होती है बेटा, जिसमें मेच्योर नहीं हुई होती है, दूसरा हमारे पास क्या होती है? मेच्योर, पूर्ण वयस्क अवस्था में होती है। तो वयस्क अवस्था में हमारे पास क्या नहीं मिलता? न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और जब वयस्क नहीं होता तब हमारे पास क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या याद रखोगे कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग इसलिए चूज करते हैं क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता आरबीसी में? न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओगे, इनकी आकृति उभयावतल बाय कॉनकेव होती है, ऐसी डिस्क के नुमा होती है, ऐसी डिस्क नुमा
बाय कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या कि हमारे पास जहां पर गड्ढा, गड्ढा मतलब कैविटी मिलेगी, ये गड्ढा वाली स्थिति, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। तो क्या होते हैं, आकृति उभयावतल या बाय कॉनकेव होते हैं, उभयावतल या बाय कॉनकेव होते हैं, ठीक है ना। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। 100 ml ब्लड में हमारे पास 12 से 16 ग्राम क्या मिलता है बेटा, हीमोग्लोबिन मिलता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है तथा इनको तत्पश्चात इनका विनाश कहां पर किया जाता है, प्लीहा, स्प्लीन में किया जाता है। प्लीहा क्या किया जाता है, स्प्लीन। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीहा और स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कब्रिस्तान। किसको, लाल रक्त कणिकाओं को। लाल रक्त कणिकाओं को नहीं बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं क्या बेटा, कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं एक फैक्ट बताता हूं तुमको। जब एक बच्चा होता है तो बच्चा के यॉक में पहली बार आरबीसी बनती है। फिर यॉक में ध्यान रखना, यॉक अंडा देखा ना, अंडा में पीले कलर का, यॉक में बनने के बाद फिर ये लीवर में बनता है, यकृत में बनती है। और यकृत में बनने के बाद अब फिर ये जाती है कहाँ पर बेटा, हमारे पास बोन मैरो में। ये एक्चुअल में हमारे पास कहानी होती है, ठीक है ना। ओके, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। 120 दिन, 100 ml में कितने होते हैं ये याद रखना है। किस शेप में होती, इस शेप में होती है, बाय कॉनकेव या उभयतल शेप में होती है, ठीक है ना। अगला चीज ध्यान रखना, क्या याद रखना, अगला चीज हमारे पास क्या होता है जो ल्यूकोसाइट की हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ये रंगहीन होने से श्वेत कणिकाएं भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ध्यान रखना, ये कलर विहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। पहली चीज ध्यान रखना, तुमको पूछेगा कि हीमोग्लोबिन किसमें एब्सेंट होता है और अनुपस्थित होता है, तुम लोग बोलोगे ल्यूकोसाइट में सर, ठीक है। दूसरा चीज, इनका जो नंबर होता है वो लाल रक्त कणिकाओं से बहुत ही ज्यादा कम होता है। लगभग लगभग कितना दिया रहता है, इनके आयतन में बात करो तो 6000 से 8000 प्रति घन मीटर में दिया रहता है। जबकि हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था बेटा, वो 50 से 55 लाख, मतलब 5 to 5.5 मिलियंस में होते हैं। इज इट क्लियर, डाउट। ये कम समय तक जीवित रहती है। इनको दो ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा समय तक के लिए, कम समय तक के लिए, लगभग लगभग अगर मैं बात बताऊं तो 10 दिन 15 दिन ऐसा भी होता है इनका, 2 दिन भी रहता है। दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है कणिकाएं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। मतलब ये हमारे पास ये एक है और एक ये है, इसमें हमको ऐसे ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। मतलब एक समझ लो, एक बॉटल है, एक बॉटल के अंदर ऐसे ग्लास बॉल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स हैं। और एक बॉटल और है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जिसमें बॉल बहुत सारी देख रहे हैं उसको बोलेंगे ग्रेन्यूलेटेड, और जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे एक ग्रेन्यूलेटेड। अब एक ग्रेन्यूलेटेड को क्या बोलते हैं हम लोग बेटे, कणिकाणु बोलते हैं, और एक ग्रेन्यूलेटेड को अकड़ कोशिकाएं बोलते हैं, अकड़ कोशिका बोलते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे पास न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल कणिकाएं के प्रकार हैं। किसके, कणिकाओं के, मतलब ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 एग्जांपल हैं, BEN, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट के एग्जांपल हैं। अब हमारे पास और जाओगे तो हमारे पास क्या है बेटा, एक ग्रेन्युलोसाइट। अगर हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें जिसमें हमारे पास कण नहीं मिलते हैं, उनको हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब अकड़ कोशिका बोलते हैं। और उसके एग्जांपल तुम्हारे पास 2 हैं, कितने हैं, 2। एक है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या है, मोनोसाइट। L और M, L और M ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्टार पॉइंट कर लेना, स्टार पॉइंट कर लेना इसको। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं इनके परसेंटेज की बात करूं न्यूट्रोफिल के, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, NLM EB याद रखना, NLM
ईबी। न्यूट्रोफिल तुमको सबसे ज्यादा मिलेगी, फिर लिम्फोसाइट मिलेगी, फिर मोनोसाइट, फिर ईओसिनोफिल, बेसोफिल। बोलोगे सर ऐसे कैसे ट्रिक बता रहे हो तुम? जरा देखो अभी पढ़ के दिखाता हूं मैं तुमको। यहां पर हमारे पास आता है कि जो न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होती है, कितने परसेंट? 60 to 65%। लिख दूं क्या? 60 to 65%। आ जाओ। बेसोफिल बेसोफिल संख्या में सबसे कम होती है 0.5 to 1%। यहां जाओ 0.5 to 1%। आ जाओ। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट 6 to 8% भक्षण कोशिकाएं होती है। कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों। मोनोसाइट कितना लिखा है बेटा? 6 to 8% लिखा है। और यहां पे ध्यान रखना, ये दोनों जो सेल्स है ये काम करती है साइटोसिस सेल की तरह है। फैगोसाइटोसिस सेल का मतलब क्या होता है कि एक छोटा पार्टिकल, इस छोटे पार्टिकल को पूरी तरह से अंदर बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं भक्षण कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? भक्षण कोशिकाएं बोलते हैं। इज इट क्लियर? 6 से 8%। अब बचा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जाओगे तो 20 से 25% बचा होगा, ये 20 से 25%। और ये जो ईस्नोफिल है ये हमारे पास 2 से 3% है। मैंने बोला था तुमको, इसको ट्रिक को याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट कर लो। ये आता ही आता है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, मतलब कणिकाएं और अकड़ कणिकाएं, अकड़ कोशिकाएं, है ना, जो कि हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। वो दो टाइप के होते हैं। उनका जो रेशो मिलता है हम लोग को एनएलएम ईवी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। और तुमने देखा कि न्यूट्रोसाइट और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों काम करते हैं फैगोसाइटोसिस की तरह। भक्षण कोशिकाएं जो खाने को क्या करती हैं, पूरे की पूरी इंगल्फ कर लेती है, उसकी तरह ये काम करती है। ओके, ठीक है बेटा। अब थ्रोम्बोसाइट की हम बात करते हैं बेटा। तो थ्रोम्बोसाइट हमारे पट्टिकाणु होता है। देखो ये क्या होता है, पट्टिकाणु प्लेटलेट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट। अच्छा, तुमको वो नहीं बताया। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। और ये बी और टी बी और टी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। अगर ध्यान रखना, हमारे पास जो बेसोफिल होती है, ये बेसोफिल क्या निकालती है? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टार पॉइंट है तुम्हारे पास। ठीक है। फिर का स्त्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। एलर्जी वाली रिएक्शन में क्या होती है? सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण, इन्फ्लामेशन, ध्यान रखना, बचाव करती है। एलर्जी तथा एलर्जी में प्रतिक्रिया सम्मिलित रहती हैं। शोधकर्ता इन्फ्लामेशन होना चाहिए और संक्रमण, और यहाँ पर क्या इन्फेक्शन और एलर्जी में काम आती है। कौन सी? इओसिनोफिल। ठीक है। अब पट्टिकाणु थ्रोम्बोसाइट ये मेगाकारियोसाइट्स होती हैं, अस्थि मज्जा में विशेषकर के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या कितनी रहती है? 1.5 लाख टू 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक करता है। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति होती है, जिससे खून लगातार बहता रहता है, रक्त का स्त्राव लगातार होता रहता है। अगर रक्त समूह की बात करूँ तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी और ओ, मतलब ए बी ओ समूह होता है, जो मल्टीपल एलिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसमें 6 आगे चल के मतलब चल जाएगा। मल्टीपल एग्जाम का क्या है? एक एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। अगर मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाएं की सतह पर दो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति के या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। एंटीजन ए और बी पर क्या करता है? अनुभव करता है दो, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यून सिस्टम को ही बताता है। इसी प्रकार की विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी होते हैं, है ना। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध काम करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रतिजन के विरुद्ध काम करता है, अगेंस्ट में काम करते हैं। रक्त 4 समूह में होता है। ए बी ओ होता है, में प्रतिजन होता है, और प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए तालिका होती है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी मतलब क्या? कि एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहना। ये इन्फेक्शन करेगा तो ये इसके अगेंस्ट काम करेगा जाके।
जैसे रक्त का समूह ए है तो इसके पास एंटीजन जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारे पास ए होगा, और जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा, एंटीजन, है ना। और ये किस किस को ब्लड दे सकता है, ए और ओ को दे सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट, ये किस किस को ब्लड दे सकता है, बी और ओ को दे सकता है। अगर रक्त समूह रक्त समूह मतलब तुम्हारे पास क्या ब्लड ग्रुप ए बी हो तो ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी और ओ सबको दे सकता है। बट हमारे पास इसमें याद रखना एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए सबको दे सकता है ब्लड। ओ ग्रुप होता है तो ओ वाला क्या करता है, लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ध्यान रखना इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, जबकि ओ वाले में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओ होता है ये ओ क्या करता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, और ए क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूह चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिसमें रक्त स्कंदन और आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां होती हैं, है ना। दाता संयोजकता डोनर कॉम्पेटिबिलिटी तालिका 18 पॉइंट में दिखाई गई है। उपयुक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ सर्वदाता है जो सबको दे सकता है, जिसमें ओ नेगेटिव आता है। ध्यान रखना, जो सभी समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी क्या कर सकता है, सबसे ले सकता है, अदाता है, ग्राही है, सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। हमारे पास आ जाओ आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर एक अन्य एंटीजन है, आर एच फैक्टर, जो 80% मनुष्य में पाया जाता है, तथा यह आर एच एंटीजन रीसस मंकी ने पहली बार देखा गया था, है ना। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आर एच एंटीजन होता है उसको आर एच पॉडी बोलते हैं, जिनमें नहीं होता उनको आर एच नेगेटिव बोलते हैं। व्यक्ति के रक्त को आर पार एच सहित अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव के साथ साथ मिलाया जाता है, जो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन नेगेटिव के विशेष विरुद्ध काम करता है। अतः रक्त आदान प्रदान करने से पहले आर एच समूह को भी मिलाना भी आवश्यक होता है। ध्यान रखना, क्या हमारे पास एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम लोग ब्लड ग्रुप चेंज करेंगे, ब्लड ग्रुप दोनों देंगे, तो वहां पर आर एच ग्रुप भी बनाना चाहिए। एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को एक गर्भवती महिला आर एच नेगेटिव, ध्यान रखना, माता है एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण क्या है, आर एच पॉजिटिव है। आर एच नेगेटिव क्या है, माता, और आर एच पॉजिटिव क्या है, पुत्र है उसका, जो उसके उसके भ्रूण में जो गर्भ में पल रहा है। अपरा द्वारा पृथक पृथक रहन के कारण भ्रूण का आर एच एंटीजन गर्भ समगर्भता में माता के आर एच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर सकता है, परंतु लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आर एच नेगेटिव रक्त से शिशु के आर एच पॉजिटिव रक्त में संपर्क में आने पर संभावना रहती है कि ऐसी दशा में माता के रक्त में आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट आर एच प्रतिजन बनना प्रारंभ कर देता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है ना। और आर एच नेगेटिव, ध्यान रखना, आर एच नेगेटिव भ्रूण के प्रति आर एच पॉजिटिव में आर एच प्रतिरक्षा का रिसाव हो सकता है। ध्यान रखना क्या बोलना चाह रहा है कि अगर बच्चा क्या, माँ क्या है आर एच नेगेटिव है, बच्चा क्या है आर एच पॉजिटिव है, तो जो माँ रहेगी वो क्या करेगी बेटा, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी, प्रतिरक्षा बना लेगी। अब क्या होगा, पहला जो भ्रूण का जन्म होगा, प्रसव जब होगा, पहले भ्रूण का जब प्रसव जन्म होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर क्या होगा, जैसे ही आर एच नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, आर एच पॉजिटिव सेकेंड बच्चा हुआ, आर एच पॉजिटिव सेकेंड बच्चा हुआ, तो उस समय पर ये इसके लिए बहुत डेंजरस होता है। अगर ये डेंजरस हुआ तो इसको एक डिसीज कॉज करता, नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें होता क्या है, खून की कमी होता है, पीलिया हो जाता है। क्या होता है, खून की कमी और पीलिया, जिसके कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति में बचने के लिए माता को प्रसव से तुरंत बाद अगर आर एच एंटीजन प्रतिरक्षा का उपयोग करना चाहिए, इंजेक्शन दे देते हैं एंटीबॉडी के अगेंस्ट, क्या देते हैं हम लोग, अगर क्या करें, अगर इंजेक्शन दे दें तो वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ ध्यान रखना, अब ये होगा कैसे, यहाँ पर एक चीज लिखी है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखो, अपरा
अपरा द्वारा पृथक, अपरा मतलब प्लेसेंटा, ध्यान रखना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जब कट करते हैं तब यही कहानी होती है कि मदर का, बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है, ठीक है, तब ये कहानी बनती है एरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस की, कि मदर कैसी होनी चाहिए, आर एच नेगेटिव, फादर कैसा, बच्चा कैसा होना चाहिए, आर एच पॉजिटिव। अगर मदर आर एच नेगेटिव है, बच्चा आर एच पॉजिटिव है, तो पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, पर सेकंड बच्चे में क्या हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, प्रतिरक्षा बन जाते हैं। अगर उनको हम आर एच प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे दे तो उससे बच्चे को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, सेकंड वाले का, वो वैसे ही सर्वाइवल करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, रक्त की कमी, खून की कमी, पीलिया, है ना, रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास क्या लगता है, चोट लगती है तो यहाँ से ब्लड लगता है, जब ब्लड निकलता है तो ब्लड के ऊपर तुम लोग देखना, उस चोट के ऊपर ऐसा ब्राउन ब्राउन कलर का थक्का जम जाता है, उसको रक्त का थक्का बोलते हैं। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट के घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल रंग और भूरे रंग का झाग यह अवश्य देखा होगा कि यह रक्त का स्कंदन या थक्का जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से, कौन सा धागे से बेटा? फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। और फाइब्रिन धागे के जाल में मरे या क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए रहते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है, जो कि थ्रोम्बोन की सहायता से क्या बनाता है? फाइब्रिनोजन से बनता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से बनता है। कौन बनता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन, जो फाइब्रिन बनता है वो फाइब्रिनोजन की वजह से ऐसा बनता है। इस पे काम कौन करता है? थ्रोम्बिन काम करता है। तो फाइब्रिनोजन के ऊपर थ्रोम्बिन काम करेगा और काम करेगा फाइब्रिन में बदल देगा, ठीक है, धागे नुमा स्ट्रक्चर में बदल देगा, है ना। थ्रोम्बिन की संरचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, पर प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेस काम करता है प्रोथ्रोम्बिन पे, और प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन पे। थ्रोम्बिन काम करता है फाइब्रिनोजन पे, और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन पे। इज इट क्लियर? थायमिनोजन एंजाइम आ सकता है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से होता है। एक चोट के रक्त घाव में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुख्य होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसके बिना यह हो नहीं सकता। ओके, है ना, ठीक है। ऊतक की कोशिकाओं से लसिका ऊतक द्रव्य, लसिका तंत्रिका तंत्र। जैसे हमारे पास बेटा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, लाल रक्त परिवहन जो तंत्र होता है, वैसे ही हमारे पास लसिका तंत्र होता है कि जब ऊतकों की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरल को अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास ये टिश्यूज है, इन टिश्यूज के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स बह रही है, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा लाल ये क्या भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा बेटा? हमारे पास ब्लड है, रक्त है। अब इस टिश्यू से कुछ अमाउंट में हमारे पास कुछ फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग द्रव्य। अब ये द्रव्य दो सेलों के बीच में जाके फंस जाता है। जब ये दो सेलों के बीच में जाके भरता है इस द्रव्य को, तो इस द्रव्य को बोलते हैं इंट्रासेल्युलर द्रव्य। और इंटरसेल्युलर द्रव्य को एक और बोलते हैं हिंदी में अंतराली द्रव्य।
देखो ये फिर से पढ़ लेना। जब ऊतकों की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, ठीक है, तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से ध्यान रखना, जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरल की को अंतराली द्रव्य और ऊतक द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर? अब इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण हो पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। कहाँ बेटा? रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ का और गैसों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र बताता है, मतलब तुम्हारे पास एक होती है क्या बोलते हैं इसको, लाल रक्त कणिकाएं, और एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका नेटवर्क दैट इज कॉल्ड विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। इस द्रव्य को एकत्र कर बड़ी सिराओं में वापस छोड़ दिया जाता है। इज इट क्लियर? द्रव्य को कहाँ छोड़ दिया जाता है? सिराओं में डाल दिया जाता है। लसिका तंत्र में उपस्थित द्रव्य तरल को लसिका कहते हैं। ये ध्यान रखना, अब यहाँ याद रखना, ये कैसा होता है? कलरलेस, रंग विहीन होता है, जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं बेटा? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा रोधक होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, ध्यान रखना कौन से पोषक पदार्थ, हार्मोन्स आदि संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित, ध्यान रखना हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत में हमारे पास क्या होता है बेटा? विलाय होते हैं। तो विलाय ध्यान रखना हमारे पास क्या होता है? आर्टरीज होती हैं, और एक तरफ आर्टरीज होती हैं, एक तरफ वेन होती हैं। आर्टरी मतलब एक तरफ धमनी होगी, एक तरफ सिरा होगा, धमनी और सिरा, और इन दोनों के बीच में हमारे पास लैक्टिल आता है जो क्या करता है? यहाँ से एब्जॉर्ब करता है पूरा का पूरा फैट, बस अवशोषित कर लेता है। ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो एक बार और तेजी से हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास लसिका ऊतक तंत्र क्या होता है कि जब रक्त जब ऊतकों की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, तब बड़े प्रोटीन अणु और उससे संगठित पदार्थ को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ, रक्त से जल, ध्यान रखें, जल और जल में घुलनशील पदार्थ है ना, बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसको अंतराली द्रव्य और ऊतक द्रव्य कहते हैं। उसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच में पोषक पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल तो जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव्य को एकत्र कर बड़ी सिराओं में आपस में डाल दिया जाता है। लसिका तंत्र में उपस्थित एक द्रव्य को लसिका कहता है। ध्यान रखना, याद रखना ये वाली लाइन, ये लाइन। अब लसिका तंत्र क्या होता है? रंग विहीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी अमाउंट कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा रहता है, जिसमें लिम्फोसाइट की हम लोग बात करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए अधिक होता है। लसिका पदार्थ पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का भी कम उसमें नहीं करता ज़्यादा, पर हमारे पास और भी जैसे वाटर है, इन सब का क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है, फैट, वाटर, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, अब परिसंचरण पथ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है। अब दो टाइप के देखे जाते हैं, एक ह्यूमन में तो क्लोज टाइप का मिलेगा, बंद प्रकार का मिलेगा, पर कुछ और जीव भी होते हैं जिनमें ओपन टाइप का मिलता है। वो ओपन टाइप का मतलब क्या होता है वो देखो। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, हमारे पास एक ये धमनी और सिरा है, मान लो ये धमनी है, या फिर मैं बोलूँ क्या है ये बेटा? सिरा है।
या धमनी की बात करूं या सिरा की बात करूं, तो धमनी और सिरा की जब बाहर की तरफ ब्लड बहे, धमनी और सिरा के कब बहे बेटा, बाहर की तरफ जब क्या बहे, ब्लड बहे, धमनी और सिरा के बाहर की तरफ ब्लड बहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग खुला संचरण तंत्र। और जब ऐसी हम बात करो, खुला को हम लोग बोलते हैं ओपन, ठीक है। और ऐसी अगर हम लोग बात करें, हमारे पास क्या है, धमनी और सिरा है, और धमनी और सिरा का ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ से जब ब्लड बहे तो दैट इज कॉल्ड बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, क्लोज इसको बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप का क्या मिलता है, संचरण तंत्र मिलता है। अब आ जाओ, परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है, खुला एवं बंद। खुला परिसंचरण तंत्र हमको किसमें मिलते हैं ना, आर्थ्रोपोड संधिपाद तथा मोलस्क में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहियों में पंप किया जाता है, जो रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तु देहगुहा में होती है, एनलेट्स में बंद प्रकार का होता है तंत्र में, जिसमें हृदय में रक्त का प्रवाह एक दूसरे से बड़ी जुड़ी रक्त वाहिनियों में जाल होता है। मतलब यहां पर तुम देखोगे आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पंप किया जाता है ना, और जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। डायरेक्टली कहाँ पर जाता है बेटा, ध्यान रखना, हमारे पास जो कैविटीज है, इस कैविटीज के अंदर ही है ना, सीलोम में ही डायरेक्टली पोर किया जाता है ब्लड को, कैविटी में, कोटर बोलता है। एक कोटर है ना, एक कोटर वस्तुतः देहगुहा होती है। एनालिट्स अगर बात करूं, एनालिडा में पहली बार देखे गए थे क्लोज। और हमारे पास ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, तो कशेरुक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों में के जाल के द्वारा होता है। इस तरह रक्त का परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है, ठीक है। ये वाला बहुत इजी होता है। कौन सा बेटा, ये वाला होता है। ये किस किस में होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा है, एनलेडर लिखा है, और क्या लिखा है बेटा, कशेरुक। मतलब तुम्हारे पास कशेरुक वाले कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब सभी कशेरुक में कक्षों में बना हुआ, देखो अब देख, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, सभी कशेरुक में कक्षों से बना हुआ पेशी है। पेशी मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, कार्डियक मसल होती है, रेखी पेशाएं, स्मूथ वाली कार्डियक मसल होती है। मछलियों में दो कक्षीय, ध्यान रखना, एक आर्ट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। मछलियों में कैसा होता है, आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल, दो कक्षीय क्या होता है, हृदय होता है, जिसमें आलिंद और निलय मिलता है। उभयचर में तीन होते हैं, दो आलिंद मिलेंगे और एक निलय मिलेगा, ठीक है। सरीसृप रेप्टाइल, मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ कितना मिलेगा बेटा, दो आलेंद्र और दो निलय, ठीक है। हृदय तीन कक्षों का बना होता है, जिसमें दो आलेंद्र और एक निलय होता है। 61 मगरमच्छ, और मगरमच्छ में क्या होता है, दो आलेंद्र दो निलय होते हैं। जबकि मगरमच्छ पक्षियों और स्तनधारियों में चार कक्षों वाला बना होता है, जिसमें दो आलेंद्र दो निलय होते हैं। मछलियों में हृदय बी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को साफ करता है, पंप करता है। अब ध्यान रखना, क्या हमारे पास जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में बी ऑक्सीजनित रुधिर, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस ब्लड। क्या बोलते हैं, वीनस ब्लड बोलते हैं। कि ऊपर आलिंद में ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना, और नीचे फिर डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड होता है वो बाहर की तरफ बहता रहता है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलो। जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनेट होकर शरीर में, मतलब इनका कहने का मतलब है, हमारे पास जो गिल्स होते हैं, गिल क्या करते हैं, मछलियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं। और जो इसका जो हार्ट होता है, किसका बेटा, मछली का, चाहे वो आलिंद हो चाहे वो निलय हो, इसके दोनों कक्ष में ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसलिए इसको वीनस ब्लड बोलते हैं। तो तुम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा कि वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर किस में मिलता है, तुम लोग बात करोगे किसका बेटा,
मछली की बात करोगे। ठीक है। अब जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनेट होकर के सभी विभिन्न वर्गों में पहुंचाया जाता है, जहां पर ऑक्सीजनेट रक्त हृदय में पास पाया जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब ध्यान रखना, एकल परिसंचरण तंत्र, जहां पर हमारे पास क्या होता है कि एक बार ही हार्ट में क्या आता है, ब्लड आता है। ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें ऐसे ही, हमारे पास उभयचर शरीर सप्त में बाह्य अलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा से ऑक्सीजन रहित युक्त रक्त प्राप्त होता है, तथा दाहिनी दाया आलिंद में शरीर द्वारा भागों में भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है, लेकिन जो रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करता है। इस प्रकार की दोहरा अपूर्ण अपूर्ण, ध्यान रखना, इनकम्प्लीट, मतलब कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास जो सरीसृप होते हैं दो अलिंद होते हैं इनमें, ये दो अलिंद हो गए। एक क्या होता है, निलय होता है, ये एक निलय बना लिया। अब दो अलिंद है, एक निलय है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, या तो फेफड़ों से आएगा, ठीक है, या तो लंग से, फेफड़ों से आएगा, या तो स्किन से आएगा, या तो हमारे पास क्लोम से आएगा, गिल से आएगा। वो कहीं से भी क्या हो, प्योर होके आए, वो आता कहाँ पर बेटा, देखो ये हमारा राइट वाले को बोलते हैं दाहिना, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, बायां। तो बायां वाले में हमको मिलता है ऑक्सीजनेटेड, और दायां वाले में हमको डीऑक्सी। और दोनों डीऑक्सी और ऑक्सीजनेटेड कहाँ मिलते हैं हमको, दोनों के दोनों एक वेंट्रिकल निलय में जाके मिलते हैं। अब ये निलय वाला क्या करता है, पूरी बॉडी में मिक्स ब्लड फ्लो करता है, मिक्स ब्लड। और मिक्स ब्लड को हम लोग बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना, दूसरे भागों में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मिश्रित कर बाहर पंप में भेज दिया था, इस प्रकार को। अब ध्यान रखना, हमारे पास कितने थे, दो अलिन थे और एक निलय आया। तो जब ये ब्लड जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। और हमारे पास ब्लड इसमें दो बार आता है, कितने बार आता है, दो बार। अगर दो बार आया है तो इसका मतलब क्या है, डबल। तो इसको बोल देंगे डबल इनकम्प्लीट रक्त संचरण परिसंचरण तंत्र। अब आगे की तरफ जाओगे, दोहरा परिसंचरण तो कहते हैं पक्षियों तथा स्तनधारियों में ऑक्सीजनेट बेगवी ऑक्सीजनेट रक्त क्रमशः बाएं और दाएं में आलंद में आता है, जहां पर उसी क्रम में बाएं और दालंद निलय में चला जाता है। मतलब हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये चार चैम्बर होते हैं, किसमें बेटा, स्तनधारियों में और पक्षियों में। अब ये पक्षियों में इन्होंने बोला कि ये हमारे पास दायां है और वो हमारे पास बायां है। जो दायां है, ध्यान रखना, इस दाएं वाले पार्ट पे पूरा का पूरा कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखना कौन सा आता है, बी ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। और अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास कि जो ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। कौन सा आता है, अब हम लोग, मैंने बता दी कि ये दायां हो गया और ये हमारे पास बायां हो गया। अगर दायां की वाली बात करो तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड, और बाएं की वाली बात करो तो इसमें ऑक्सीजनेटेड वाली बात ध्यान रखना। ये ऑक्सीजनेट कहाँ से आएगा, फेफड़ों से आएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एक बार ब्लड आता है पहले दाएं साइड, फिर इसको भेजते हैं हम लोग लंग्स में, और लंग्स के बाद इसको वापस से हम लोग कहाँ बुला लेते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट पे, ये वेंट। इसमें जब ये वापस से पहले यहाँ से यहाँ गया, ध्यान रखो, चलो मैं यहाँ ये बना देता हूँ, ये बॉडी से होके आया, ये राइट आर्ट्रियल में आया, राइट आर्ट्रिया आलिंद में, फिर राइट वाले से दाएं वाले से दाएं निलय में गया, दाएं निलय से कहाँ जाएगा, ये फुफ्फुस में जाएगा, फुफ्फुस में जाने के बाद वापस आएगा ये लेफ्ट बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, ये बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से ये पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो हमारे पास जो ब्लड आ रहा है, पहले डीऑक्सीजनेटेड आता है, बी ऑक्सीजनेटेड, और दूसरी बार में हमारे पास आता है ऑक्सीजनेटेड। तो ध्यान रखना, हृदय में हमारे पास दो बार ब्लड आ रहा है, और वो भी कंप्लीटली सेपरेट हो के। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है
वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड वाला और बी ऑक्सीजनेटेड वाला दोनों सेपरेट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हृदय है या फिर हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट और डाई। कौन सा, कंप्लीट और डाई, है ना। दुई, दोहरा परिसंचरण तंत्र है, 2 बार ब्लड आता है हमारे, ठीक है, हृदय में। आगे की तरफ चलोगे तो मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र में हमारे पास जो हमारा हृदय होता है, पहली चीज ध्यान रखना, वो होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब अगर मैं बताऊं तो ऐसा हृदय जिसका किसी पर कंट्रोल ना हो उसको बोलते हैं हम लोग मायोजेनिक। क्या बोलते हैं उसको, मायोजेनिक बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जो मानव परिसंचरण तंत्र है जिसे रक्तवाहिनियां तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय, जहाँ साखित बंद, ध्यान रखना ये हमारे पास साखित वाली हो। अब ध्यान रखना एक चीज, साखित रेखी बंद होते हैं, पर यहाँ पर ब्रांच होती है। ब्रांच बोल रहा है वो, साखित का मतलब क्या बोल रहा है, ब्रांच। ब्रांच के बाद एक और चीज ध्यान रखना, ये कैसी होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब तुम्हारे पास एक कोशिकीय होते हैं। और इनमें एक और ध्यान रखना, इनमें हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो 2 कोशिका, एक ये होती है और एक ये होती है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर एक हमारे पास डिस्क होती है, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इसको हिंदी में देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, चलो। अब ध्यान रखना, ये रक्तवाहिनियां एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। इसमें रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है जिसमें एक प्रकार का विस्तृत रूप से अध्याय की पूर्ववर्ती करता है। अब जो हमारी हृदय है, हृदय का ओरिजिन मीजोडर्मल से होता है। अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनका जो ओरिजिनेशन होता है वो मीजोडर्मल ही होता है। ये यह है दोनों फेफड़ों के मध्य, 2 फेफड़ों के मध्य, मतलब यहां ध्यान रखना, ये ऐसा, ये वाले प्लेस पे हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति मध्य जन स्तर मेजोडर्म में होता है, यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में, ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी में, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, इसका मतलब है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। बाईं तरफ मतलब कौन से बाईं तरफ बेटा, हमारे राइट हैंड की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है ना, शिफ्टेड रहता है, ये यहाँ पर टिल्टेड होता है ना। अब यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, एक दोहरी भित्ति झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित रहता है। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर होती हैं। अगर मैं इसका टीएस काटूं तो मेरे को टीएस ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा आउटर लेयर, इनर लेयर। जो पास वाली रहेगी पैराइटल, जो दूर रहेगी वो विसरल, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड भी भरा रहता है। एक और चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर हमारे पास एक और लेयर होती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। अब ये रेसीय टिश्यू की होती है, रेसीय ऊतक के होता है, जो कि डेड होता है, जो कि क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। अब जिसमें हृदय आवृत द्रव्य पाया जाता है, ध्यान रखना, अब मैंने तुमको बताया एक बाहर लेयर, अंदर लेयर, उनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जो ऊपर वाले पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं या आर्टरिया बोलते हैं, और 2 कक्ष क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय और वेंट्रिकल बोलते हैं। एक पतली कोशिका, पतली पेशी भित्ति से, जिसे ये अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं, दाएं और बाएं आलिंद आपस में क्या होते हैं, बटे हुए रहते हैं, जबकि मोटी भित्ति द्वारा तुम्हारे पास अंतर निलय क्या होता है, अंतर निलय पट्ट कहते हैं, और ये बाएं और दाएं निलय को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेसी ऊतक जिसे आलिंद निलय पट्ट द्वारा पृथक किया जाता है। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है जो एक और
के दोनों कक्षों को दूसरे ओर के दोनों कक्षों से जोड़ता है। दाहिना अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र द्वारा तीन पेशी पल्लों या वलनों से या फ्लैप या कस्प से युक्त एक वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, त्रिवलिनी कपाट या वॉल्व कहते हैं। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विकपटी कपाट या मिट्रल वॉल्व पाया जाता है जो दाएं तथा बाएं नहीं, अलग चीज है ये तो, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं क्या बताता हूँ, इधर देखो, हमारे पास एक ये महाशिरा दिख रही है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। और ये जो नीचे आती है इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। ये इन्फेरियर वेना कावा क्या करते हैं, नीचे की बॉडी से ब्लड लेके आती है, और महाशिरा ऊपर वाली कावा ऊपर बॉडी से ब्लड लेके आती है। ये वाला जो है ये तुम्हारे पास क्या है, राइट आलिंद है, और ये तुम्हारे पास राइट क्या है, तुम्हारे पास निलय है, ठीक है। ये देखो ये कौन सा है तुम्हारे पास, लेफ्ट वाला। कौन सा है तुम्हारे पास, लेफ्ट निलय। और इसके पीछे जाओगे तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, ये क्या है तुम्हारे पास, लेफ्ट आलिंद है। अब यहां पर याद रखना, ये जो छेद दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है, ये ट्राइकस्पिड होता है, ट्राइकप्टी। और यहां इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, यहां पर मान लो तो यहां पर तुम्हारे पास कितने होते हैं, द्विकपटी होते हैं। और इनसे निकलने वाली ये मसल्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेंडनी, जो क्या करते हैं, ऊपर वाले आलिंद को नीचे वाले निलय से क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं बेसिकली। अब यहां पर ध्यान रखना एक और चीज, ये हमारे पास निलय है, ये हमारे पास निलय है, इन दोनों के बीच का सेप्टा ये बना हुआ है, ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। इन दोनों के बीच का हमारे पास सेप्टा ये है, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट। अब हमारे पास क्या होती है, राइट आलिंद में दो चीज, एक होती है ऐसे नोड और एक होता है एवी नोड, कोट्रालिन गांठ और आलिंद निलय गांठ, ठीक है। जो ऐसे नोड से एवी नोड के पास क्या करता है, इंपल्स भेजने का काम करता है। अब एक और चीज ध्यान रखना, हमारे पास जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वाली निलय जो होता है वो राइट वाले निलय से ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। आगे की तरफ चलो। फुफ्फुसी धमनी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुसी सुना पल्मोनरी वेन होती है, वाया आलिंद, पुरकेंजे फाइबर, ये पुरकेंजे फाइबर लेके आएगा, ये पुरकेंजे फाइबर की ब्रांच बन गई है, ये पूरा का पूरा फैला देगा ब्रांच। बाया अंतर्निलय, ये बीच वाला तुमको बताया मैंने, अंतर्निलय पट्टिका। अब होता क्या है, दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी का निकास द्वारा यहाँ पर सेमी लूनर वॉल्व दैट इज कॉल्ड अर्धचंद्राकार होता है। तो हमने भी देखा कि हमारे पास राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब आलिंद और निलय के बीच में, दाएं वाले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वाले के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, और हमारे पास महाधमनी और महाशिरा में हमारे पास क्या होता है, सेमिलर वॉल्व। इनका काम क्या है कि ये ब्लड को ध्यान रखना, अगर राइट आलिंद से दाएं आलिंद से दाएं निलय में क्या, दाएं निलय में क्या आ गया, ब्लड आ गया, दाएं निलय से अगर वो जा रहा है कहां पर, महाधमनी के पास, तो वहां ध्यान रखना, वहां पर हमारे पास क्या होता है, सेमिलर वॉल्व। ये वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को एक दिशा में ही प्रवाहित करते हैं, ये उनको वापस आने देते नहीं है। यहाँ पर लिखा है महाधमनी विकास द्वारा अर्धचंद्राकार कपाटी कर सेमिलुनर वॉल्व से युक्त रहता है, हृदय से कपाट रुद्रिक को एक दिशा में हो जाने देता है। ध्यान रखना एक चीज, अर्थात आलिंद से निलय, निलय से फुफ्फुस धमनी या धमनी,
कपाट वापसी उल्टे प्रवाह को रोकता है। हृदय, यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्तियों से, ध्यान रखना, निलय की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। और कंपेरिजन टू अगर बात बताऊं तो तुम्हारे पास जो लेफ्ट वाला होता है, ये वाला, इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। दोनों में तो मोटी होती है, पर इसकी बहुत ज्यादा मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियांश जिसे नोडल ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक कहते हैं? नोडल, जो बात कर रहा था मैं। अब यह हृदय में पाया जाने वाला ऊतक है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिनी आलंद के दाहिनी ऊपरी कोने पर और स्थिर होता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। सिरा आलिंद पर्व कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दूसरी तरफ दाहिनी आलिंद के नीचे के कोने पर निलय का पट के विपास होता है। ठीक है, उसे आलिंद निलय पर्व कहते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। नोडल ग्रंथि रेशों का एक बंडल, जैसे आलिंद निलय विंडर कहते भी हैं। अतः अंतर निलय पट के ऊपर भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है। अगर तुमको तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे जो हार्ट में है, पंपिंग जो स्टार्ट होती है, कॉन्ट्रेक्शन जो स्टार्ट होता है, या करंट जो बहता है, वो बेसिकली ऐसे नोड देता है, फिर वो जाता है एवी नोड के पास। मतलब ये कि यहां से चलना चालू होगा कोटराकंत, और यहां से इसके पास आएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां से होते हुए यहाँ सेप्टम के पास आएगा, फिर ये पुरकेंजे ब्रांच में पहुंच जाएगा और नीचे और आगे की तरफ फैल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तथा शीघ्र ही दो दाई बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतः नीलपट के साथ पश्च भाग से बढ़ जाता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरे नीलियों पेशी विन्यास में दोनों तरफ से फैले रहते हैं, जिसे पुरकेंजे तंतु कहते हैं। नोडल टिश्यू या नोडल ऊतक किसी बाह्य प्रेरणा से क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। उससे स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। इसलिए हमारा जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, नॉट मायोजेनिक। है कि उल्टा? हमारा जो हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक, नॉट न्यूरोजेनिक। न्यूरॉन से जो कंट्रोल होता है वो हार्ट किसमें होता है? ऊतकों किसमें मिलता है तुमको? आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट में मिलता है, कीटों में मिलता है। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न या क्रियाविधि संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में चलता है। अब यह क्रिया अलिंद पर्व गांठ, ये गांठ ऊपर लिखा है, सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में लगभग 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है, तथा हृदय का लयात्मक संकुचन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कम करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए गति प्रेरक, पेस मेकर भी कहते हैं। तो ऐसे नोट को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नोट को पेस मेकर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो हमारी हृदय की जो स्पंदन, हमारा हृदय जो कहता है 70 से 75 प्रति मिनट क्या करता है? धड़कता है। अगर औसतन की बात करूं तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगर मैं इसको पूरा टाइम निकालूं तो हमारे पास, मैं बताऊं, 75 इंटू 60 कर सकते हो, तो टोटल अगर मैं बात करूं टाइम निकलता है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास जो टोटल टाइम निकलता है बेटा, वो टाइम निकलता है 0.8 सेकेंड। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं साइकिल जो चलती है हृदय में, वो हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का टाइम लगता है बेटा? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अब आगे की बात करोगे तो हृदय काम कैसे करता है? हृदय कैसे काम करता है, तो आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल हैं। शिथिल मतलब नॉर्मल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं। त्रिवलन मतलब ये जो आलिंद है और जो निलय है, इन दोनों के बीच में त्रायकस्पिड 1 2 3 और इनके बायकस्पिड 1 2, ये दोनों ओपन होते, तो जो ब्लड रहता है वो आलिंद से यहाँ भर जाता है आराम से। कौन सी अनुशिथिलन मतलब हमारे पास नॉर्मल स्टेट में आ गया जाओ, जिससे रक्त फुफ्फुस, सिरा तथा
सिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंच जाता है। ये देखो यहां से, अब यहां पर हमारे पास क्या था, ऊपर क्या था हमारे पास, आर्टरी थी, कौन सा, सुपेरियर वेना कापा था, महाधमनी, और इंफेरियर वेना कापा था तो नीचे वाली, और ऊपर वाली सिरा थी। और यहां से हमारे पास क्या था, यहाँ जो लंग था, इस लंग से हमारे पास, इसके पास क्या आ रही थी, जल्दी बोलो, पल्मोनरी वेन आ रही थी, महाधमनी आ रही थी, या महासरा, महासरा आ रही थी। और जो ये महासरा से होती हुई कहाँ चली जाएगी, ये पीछे की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा ब्लड। तो ब्लड यहां से यहां आ रहा है, पहले सुपेरियर वेना कावा, फिर इंफेरियर वेना कावा, इन दो, ये दोनों खुलते हैं राइट आइलैंड में। फिर यहाँ पर क्या आना है, नीले में जाएगा, फिर ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास, किसका फोन आ रहा है, अब सिरा आलिंद पर्व ऐसे नोट किया हुआ व्यवहार करता है, देखो जो, हाँ करता है, जो कि दोनों आलिंदों को प्रेरित कर प्राकुंचन मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल करता है। ये करता है बेटा, आर्ट्रियल सिस्टोल पैदा करती है। इस प्रकार से रक्त का प्रवाह निलय में 30% तक बढ़ जाता है। लगभग हमारे पास जो 70% है ऑलरेडी भर जाता है, 30% ये भर देता है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास अगर बात करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 120 टू 130 ml ब्लड कहाँ हो जाता है, 120 टू 130 ml ब्लड हमारे पास टोटल वेंट्रिकल में भर जाता है। निलय में क्रियावहन संचालन दौरान पर्व एवं आलिन निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से बंडल ऑफ हिज इससे निलय पेशियांस वेंट्रिकुलर मस्कुलेटायर तक पहुंचाता है। मतलब इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना, एंदन अर्थात निलय प्रकुंचन से इस समय आलिंद, देखो अर्थात निलय संप्रकुंचन होगा। जैसे ही निलय प्रकुंचन होगा वैसे ही आलिंद विश्राम अवस्था में आ जाएंगे। मतलब ये कि हमारे पास क्या होगा, पहले ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नीचे ब्लड भरा, अब जब नीचे ब्लड भरेगा तो नीचे जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ध्यान रखना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये वाले क्या करेंगे, शिथिल अवस्था में आ जाएंगे, ध्यान रखना, नॉर्मल अवस्था में, ठीक है ना, विश्राम अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। आलिंद को अनुशिथिल कहते हैं। जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ निलय प्रकुंचन, निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे ट्रबलिंग कपाट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब जब क्या होता है, जब ये ऊपर वाला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात ट्राइकस्पिड, और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर सी बात बाइकस्पिड। जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुलते हैं तो तुम्हारा पहला साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड लव, आगे की तरफ तुमको मिलेगा, जिसे त्रिवलिनी और त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अब ये बंद होते हैं, पहले ओपन होते हैं फिर खुलते हैं। अब ध्यान रखना, जब ये ऊपर की तरफ से खुलेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, खुलेंगे। अब जब ये क्या करेंगे, नीचे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहां से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, यहां से जाएगा बॉडी के पास, एक बार बॉडी के पास, एक बार लंग्स के पास। तो क्या होता है, यहां पर नीचे से दबाव ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे से दबाव ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये आलिंद वाले जो कपाट होते हैं ये बंद होते हैं, यहाँ पर बंद होते हैं, जैसे त्रिवलिनी है ना, और द्विवलनी कपाट बंद हो जाता है। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं जाता है, ये कहाँ जाता है, जिससे नली दबाव बढ़ता जाता है। अर्धचंद्र कपाट की कपाटिकाएं जो फुफ्फुसी धमनी दाईं ओर और तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलय अनुशिथिल कहते हैं, ठीक है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं, अब क्या निलय क्या होते हैं, इसे निलय अनुशिथिल कहते हैं। इस प्रकार निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह क्या हो जाता है, निलय में नहीं होता, ठीक है ना। तो निलय दाब कम हो जाता है, अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने से के कारण त्रिवलनी कपाट और द्विकपाट अगेन खुल जाते हैं। इस तरह सिराओं से आने वाला रक्त
प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय आलिंद एक बार पुनः जैसा कि ऊपर लिखा है वैसा चालू हो जाता है, शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। सिरा आलिंदबंध कोटरालिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंद के आरंभ से दूसरे स्पंद के आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन से लेके एक रिलैक्सेशन तक, है ना, ध्यान रखना, तो उसको संपूर्ण हृदय स्पंदन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में दोनों आलिंद और दोनों निलयों को प्रकुंचन और अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन लगभग 1 मिनट में 72 बार अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है, जिसे चक्र का 0.8 सेकंड में बता चुका हूँ निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में कितना ml 70 ml रक्त पंप करता है और हमारे पास 60 ml लगभग 50 वहां पर बच जाता है, जिससे प्रवाह का आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन का हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास निकल आता है। इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं कि अगर हमारे पास टोटल ब्लड एक बार में 70 ml क्या हो रहा है, पंप हो रहा है और हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो आ जाती है हमारे पास टोटल आती है 5040। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कि कितना ब्लड, कितना रक्त हृदय से बाहर जा रहा है। तो लगभग कितना आता है, 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर हम प्रवाह आयतन और हृदय को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस हृदय निकास की भी बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर जब खिलाड़ी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस समय पर इसका निकास बढ़ जाता है। हृदय चक्र के दौरान महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनि जब ध्यान रखना क्या होता है कि हमारे पास जब निलय, आलिंद और निलय क्या करते हैं, लेफ्ट निलय और राइट निलय दोनों क्या करते हैं, प्रकुंचन करते हैं। दोनों क्या करते हैं, प्रकुंचन करते हैं। तो हमारे पास ध्यान रखना त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट क्या करते हैं, जो प्रकुंचन के कारण जो तुम्हारे पास निलय में जो प्रेशर बनता है, दाब बनता है, उसके कारण वो बंद होते हैं। तो पहला साउंड आता है दैट इज कॉल्ड लव साउंड आता है। जबकि दूसरी ध्वनि कब होती है, जब क्या होता है बेटा, हमारे पास अगेन जब प्रकुंचन हो जाता है, तो प्रकुंचन के बाद क्या होता है कि हमारे पास नीचे दाब कम बनता है, तो हमारे पास जो ऊपर वाले निलय आलिंद होते हैं, आलिंद ऊपर से क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो खुलता है हमारे पास अगेन कपाट खुल जाएंगे। जब अगेन कपाट खुल जाएंगे, कौन से, त्रिवलनी और द्विवलनी, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो ब्लड क्या बोलते हैं निलय में आया हुआ है, ठीक है ना, निलय में आया हुआ है, वो निलय के द्वारा भेजा हुआ किसमें, धमनी में भेजा हुआ ब्लड, वो वापस से उसी किसमें आ जाए, निलय में आ जाए। इज इट क्लियर? तो निलय में आया हुआ ब्लड जो सेंड कर दिया गया था प्रकुंचन के द्वारा महाधमनी में, वो वापस ना आए, तो उसको वापस रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जो सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार जो वॉल्व होते हैं, वो क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, है ना। अब हमारे पास विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ध्यान रखना ये चेंज हो गया, न्यू एनसीईआरटी में ग्राम हो चुका है, ग्राफ नहीं बचा है ना। इसमें हमारे पास 3 चीज ध्यान रखना, 3 सेंटर बनते हैं, 3 बनते हैं, PQRS और T बनता है। अगर हमारे पास इस वाले चीज में कोई भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन आता है, तो हमको हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई देता है। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन में दृश्य में चिर परिचित होंगे, जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मशीन, मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 आवाज़ सुन सकते हैं। अगर ये पी 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 आवाज़ बनना, जब क्या होती है, बनना बंद हो जाती है, तो इंसान की लाइन स्ट्रेट हो जाती है और इंसान सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और उपयोग करने वाले लेख, जो लिखा मिल जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज कॉल्ड ECG, ठीक है ना। तो हृदय लेख को हम लोग बोलते हैं ECG,
और मशीन को बोलते हैं ग्राफ। जो मशीन है वो ग्राफ, जो लेख है वो ग्राम। ठीक है, किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्रीय विद्युत क्रियाकलापों का आरेखी प्रस्तुतिकरण बीमार व्यक्ति के नाम ईसीजी से प्राप्त के लिए मशीन से रोगी की 3 लीड निकलती 2 कलाई में लगाते हैं और एक बाईं पैर की एड़ी में जोड़कर निगरानी कर प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों जैसे लीड्स को सोने से लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है और एक एंकल में लगाया जाता है। तो हमको क्या मिलता है कि ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्षक को पी और टी तक दर्शाया जाता है। पी से लेकर टी तक दर्शाया जाता है, पी वेव, टी वेव, और बीच में क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो हृदय की विशेष विस्तृत विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है पी तरंग को आलिंद, ध्यान रखना, आलिंद का उद्दीपन या विद्युत विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पी को किससे ध्रुवण किससे बताते हैं? आलिंद, एपी ध्यान रखना। पी किसको बताते हैं? आलिंद को बताते हैं, आर्टरिया को बताते हैं, ध्यान, जिससे दोनों आलिंद को संकुचन होता है। अब क्यू आर एस किसको बुलाते हैं? ध्यान रखना, क्यू आर एस बताते हैं सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को। अरे क्यू आर एस की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग सम्मिश्र निलय अध्रुवण की प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन, ध्यान रखना, निलय आलिंद के लिए तुम्हारे पास पी आता है, निलय के संकुचन के लिए तुम्हारे पास क्या आता है? क्यू आर एस आता है। निलय के संकुचन को शुरू करता है, संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। क्यू तरंग ध्यान रखना, निलय के संकुचन को शुरू करता है क्यू आर एस सम्मिश्रण निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो कि निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग के बाद तुरंत बाद ये शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिस्टोल की शुरुआत को घोतक शुरू बताता है। अब जो टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने वाला, टी से कहाँ जाने वाला? पी तक जाने वाला। अब देखो, जो टी तरंग है निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में आने वाला, दैट इज कॉल्ड टी रीपोलराइजेशन। ठीक है ना, डीपोलराइजेशन, पहले जो डीपोलराइजेशन आएगा लास्ट में टी रीपोलराइजेशन आएगा। अब ये क्या करता है? समझता में वापस आने के लिए बताता है, प्रदर्शित करता है टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का बताता है। प्रकुंचन मतलब आलिंद का प्रकुंचन बताता है। फिर सेकेंड पी की है पता है स्पष्टता है। तो एक निश्चित समय में क्यू आर एस सम्मिश्र की संख्या गिरने पर एक मनुष्य के हृदय का स्पंदन भी निकाला जा सकता है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति समान होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी की इंगित करता है। ठीक है ना, अगर इसमें कुछ भी होगा तो भी ये डिसीज बताता है। द्वि संचरण सर्कुलेशन, द्वि संचरण मतलब क्या होता है? अभी यहाँ आने वाला है, ये आने वाला है, जो मैं तुमको ऊपर बता रहा था। ठीक है, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्तवाहिनी धमनियों और सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी सिरा में 3 परतें होती हैं। धमनी सिरा में कितनी परतें होती हैं? 3। अंदर की परत सल्की अंतराच्छादित ऊतक होता है, अंतःस्त्र होता है, अंतर एंडो। चिकनी पेशी एवं लचीली रेशे से युक्त मध्य कंचुक, बीच वाली चिकनी पेशी और लचीली पेशी से मिलती मध्य, और बाहर कंचुक हमारे पास बाहर वाली होती है। तो हमारे पास एक ध्यान रखना, ये अंदर वाली हो गई अंतरा, ये मध्य वाली हो गई और ये बाहर वाली हो गई, जो चिकनी पेशी से बनी होती है। सिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है, और तुम्हारे पास अगर मैं बच जाऊं जो धमनी होती है उसमें मोटा होता है। तो अंतःधमनी ऊतक, ठीक है, चिकनी पेशी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिनी निलय द्वारा पंप किया जा सकता है, फुप्पी सी धमनी में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त धमनी महाधमनी में आता है। ऑक्सीजित रहित फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस सिराओं में जो होता हुआ चला जाएगा, बाएं आलन में आता है।
यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनिकाओं और तथा कोशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर सिराओं और महासिराओं में चला जाता है। सिराओं और महासिराओं में चला जाता है। दाहिने आनंद में आता है यह आलिंद क्रमबद्ध परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है, जहां वहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच में भी एक हमारे पास क्या मिलता है, सिस्टम मिलता है। यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जहां पर हमारे पास हार्ट का कोई भी रोल होता नहीं है, जहां पर हमारे पास क्या होती है, छोटी आंत और डायरेक्टली लीवर के बीच में कनेक्शन होता है। लीवर और छोटी आंत, ध्यान रखना, यकृत के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, लीवर और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यकृत निवाहिका सुराह द्वारा इसके पहले की क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत से यकृत तक पहुंचती है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जिसे सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। अगर मैं बात करूं, तुम लोग को सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास धमनी का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे पास सिरा का स्ट्रक्चर है। धमनी में क्या देखते हो तुम कि अंदर की तरफ ल्यूमेन छोटा है और सिरा में क्या देखते हो, ल्यूमेन बड़ा है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो मध्य वाली जो पेशी है तुम्हारे पास अंदर, ध्यान रखना, वो कैसी है, मध्य वाली, वो मोटी। इसके लिए तुम्हारे पास जो ल्यूमेन मिलता है वो छोटा मिलता है, किसमें, धमनी में, और इसमें जो रहती है पतली होती है, इसलिए जो ल्यूमेन में रहता है वो कैसा रहता है, बड़ा रहता है। अब एक और चीज ध्यान रखना, अब देखो ये चीज देखो, ये शरीर का अंग बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से ये जो ब्लड जा रहा है ये महाशिरा से द्वारा जा रहा है, सिस्टमेटिक वेन से जा रहा है, ठीक है ना। अब सिस्टमेटिक वेन से ब्लड जा रहा है, सबसे पहले राइट आर्टरिया में आएगा, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में गया, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट वेंट्रिकल से ध्यान रखना, ये फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी, ध्यान रखना, पल्मोनरी क्या है, ये आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास कैसा जाएगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा, ये जाएगा फुफ्फुस के पास। यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, जो एल्वुलाई है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ये जब ऑक्सीजनेटेड यहाँ से हो गया तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये नीचे की तरफ आएगा और ये जो लेके आ रही है फुफ्फुसी सिरा है, पल्मोनरी वेन, इसलिए इसको पल्मोनरी श्वसन बोला गया है या फुफ्फुस श्वसन बोला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट आर्टरिया में आ गया, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आगे की तरफ जाएगा, कहाँ पर, पृष्ठ महाधमनी में, है ना, सिस्टमेटिक आर्टरी में जाएगा, सिस्टमेटिक आर्टरी से बॉडी पार्ट में जाएगा, ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, इनके बीच में एक सेप्टा, इनके बीच में एक सेप्टा, यहाँ भी एक सेप्टा। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ट्राई और यहाँ पर बाय, और हमारे पास जो ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व, और जो ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है एक वॉल्व यहाँ पर। इज इट क्लियर? सारे के सारे मैंने चीज़ें बता दी। हृदय क्रिया विधि का नियमन कौन करता है, मेडुला। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक, नोडल ऊतक द्वारा नियमित किया जाता है। इसलिए हृदय को पेशीजनक, मायोजेनिक कहा जाता है। देखो मायो मिल गया। मेडुला ओब्लोंगाटा के विशेष तंत्रिका द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की कोशिकाओं को संयत कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हम लोग डर बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वह निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हुए हृदय विकास बढ़ जाता है। निलय, ध्यान रखना, वेंट्रिकल, QRS, जो Q से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ परुना कंपनी तंत्रिका, मतलब हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा होते हैं, हृदय स्पंदन की क्रिया विरोध को संबंधी गति कम कर देते हैं, अतः यह निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंततः एंटीनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा देता है। एड्रिनल मेडुला, ध्यान रखना, ये तुमको कहाँ पर, हार्मोन वाले चैप्टर में मिलेगा।
परिसंचरण तंत्र की विकृतियां, उच्च रक्तदाब, अति तनाव, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, 120, 125, 140, 120 से 20 के ऊपर चला जाना होता है, जहां पर तुम्हारे पास एक्चुअल में कहानी होती है निलय की, वेंट्रिकल सिस्टोल की कहानी होती है, उसी कारण प्रॉब्लम होता है बेटा, ये ध्यान रखना। तो मापदंड में 120 मिलीमीटर एच जी मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब, 80 मिलीमीटर एच जी को अनुशीतलन विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति का 140/19 से अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों को, मस्तिष्क, वृक्क जैसे अंगों को भी क्या करता था, खराब कर देता है। इसलिए तो जब भी हम लोग क्या बोलते हैं बीपी बढ़ जाता है तो कौन सी दवाई लेते हैं बेटा, एम्लोडिपिन खाते हैं। कौन सा, एम्लोडिपिन, जो क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है, बेसिकली वेंट्रिकल सिस्टोल। हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब हृदय के पास खुद की क्या होती है, आर्टरी होती है, उस आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है प्रोटीन, रक्त कैल्शियम, थक्का, वसा और कैल्शियम, इन सब का देखो यहाँ पर लिखा है। हृदय धमनी बीमारी रोग को प्रकारीय एथेरोकाइटिया और एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं संदर्भित किया जाता है, जिस हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति वाली वाहिनी प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा, अन्य रेसी ऊतक जमा होने से होता है। रेसी ऊतक कौन सा, प्रोटीन से, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ना, अवकाशीय संकेत होते हैं। अब हृदय सूल, एंजाइना, हृदय के पास प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंचना या ब्लड नहीं पहुंचना, हृदय एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट में पेन, चेस्ट में पेन होता है। भी कहते हैं हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, मतलब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तब सीने में दर्द, सीने में दर्द, बक्ष पीड़ा होता है, एंजाइना इधर सूल पर जाता है। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्ध अवस्था में सामान्यतः ये ज्यादा देखने को मिलता है। हृदयपात और क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। हृदयपात वह अवस्था होती है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त, बॉडी के पार्ट को पर्याप्त आपूर्ति ब्लड नहीं दे पाता है। कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी उसी बीमारियों को प्रमुख लक्षण, मतलब तुम्हारे पास बेसिकली क्या होता है, लंग से प्रॉपर ब्लड नहीं आना, हृदय तीव्र भाती नहीं होता है, जहां पर हृदय घात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और हमारे पास क्या होता है, हार्ट अटैक। हार्ट की क्या होती है, जो सेल्स होती हैं उस पर खुद ही अटैक कर देती हैं, वो धड़कन बंद हो जाती है। हृदयपात पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक से क्या हो जाता है, अपर्याप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कुछ एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, आरएच एंटीजन, ऊतक द्रव्य, पेसमेकर, हृदय चक्र, विस्पंदन आयतन, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।